हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया गया है किस देश के द्वीप समूह ग्वाडेलोप में? और आँख से देख सकते हैं इतने बड़ा ये बैक्टीरिया है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट आई है 2022 की, तो उसमें भारत की आबादी आगे 2035 तक कितनी होगी ये सब बताया गया है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। महाराष्ट्र के 2 जिलों का नया नाम रख दिया गया है, क्या क्या नाम है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि हाफ ईयरली यानी जनवरी से लेकर जून तक का टोटल करंट अफेयर्स उसका वीडियो स्पेशल आ चुका है। 2 पार्ट में वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, आपके तमाम एग्जामिनेशंस में बहुत काम आएगा। देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, लाइक बटन दबाना मत भूलना और शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन होगा, इसराइल के नए अंतरिम प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा यायर लैपिड। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है नए प्राइम मिनिस्टर को। ओके, वहाँ पर अब चुनाव भी होने वाले हैं। कौन है, एक बार फोटोग्राफ दिखा दूँ मैं। ये रहे यायर लैपिड, नाम आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। और ये मैप है। ओके, तो इजराइल की संसद जो है वो 30 जून को भंग कर दी गई और नए चुनाव का ऐलान कर दिया गया। और इसी दौरान यानी 30 जून और 1 जुलाई की आधी रात को यायर लैपिड नए कार्यवाहक यानी अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने शपथ ली है। ओके, इससे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ के? तो नफ्ताली बेनेट, ये थे प्राइम मिनिस्टर और अब नए प्राइम मिनिस्टर ये बन गए। ठीक है, इससे पहले यायर लैपिड जो हैं वो इजराइल के विदेश मंत्री थे और 14वें पीएम बने, 14वें प्राइम मिनिस्टर बने। और इजराइल में 1 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है और 4 साल में 5वीं बार ये चुनाव होने जा रहा है। तो मैप के थ्रू भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं इजराइल की ओर। तो ये मिडिल ईस्ट है। ओके, खाड़ी देश है और इस तरफ यहाँ रहा इजराइल। ओके, रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो इजराइल है और ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है वो फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन पहले बहुत बड़े इलाके में था, लेकिन इजराइल ने अपना फैलाव किया और बड़े इलाके पर फ़लस्तीन के कब्जा कर लिया। तो फ़लस्तीन अब 2 टुकड़े में रह गया है। एक है गाज़ा पट्टी इस तरफ और एक है यरूशलेम के दूसरी तरफ ये वेस्ट बैंक। ठीक है, तो अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड हो गए। अब सवाल है कि इजराइल में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से 4 साल में ये 5वीं बार चुनाव होने जा रहा है, आम चुनाव होने जा रहा है वहाँ पर, संसदीय चुनाव। देखिए, इजराइल जो है उसके जब से बना है यानी 1941 से लेकर अब तक वहाँ पर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। यानी हमेशा यहाँ पर गठबंधन की सरकार रही है और गठबंधन की सरकार बहुत सफल रही है। वहाँ पर इतनी तरक्की की गठबंधन की सरकार में ही किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये जो पिछली सरकार बनी थी 2021 में, नफ्ताली बेनेट की सरकार, उसकी जो सरकार थी वो 8 पार्टियों का गठबंधन था और उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां थी। एक तो अरब सेंट्रिक जो उसकी विचारधारा है वो भी उसी सरकार में थी, तो उसका मानना कुछ और था। जबकि नफ्ताली बेनेट के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जो पार्टी थी वो उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। तो उसी क्लैश में ऐसा हुआ कि अब फिर से संसद को भंग करना पड़ा है। ओके, और नया चुनाव अब होने वाला है नवंबर में। ठीक है, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और मुझे लगता है सबको पता होगा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। आंसर है एकनाथ शिंदे। ओके, 30 जून को उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। भगत सिंह कोश्यारी जो कि गवर्नर हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे को, जो कि शिवसेना से थे लेकिन बागी हैं अभी, तो उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। ओके, डिप्टी सीएम। तो इससे पहले किसकी सरकार थी? उद्धव ठाकरे की सरकार थी। ओके, शिवसेना से थे और गठबंधन की सरकार थी। उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों का गठबंधन बना हुआ था। लेकिन शिवसेना के बहुत सारे विधायकों ने बगावत की और उसको लीड किया एकनाथ शिंदे ने, और अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं बीजेपी के सपोर्ट से। ओके,
तो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीर है। तो आप देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ये है और मुख्यमंत्री ये बन गए। एकनाथ शिंदे के बारे में बताओ, वो ठाणे के एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ओके, और उद्धव ठाकरे की सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे। और शिवसेना से जुड़ने से पहले, करीब 1 दशक पहले, वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है? आंसर होगा संभाजी नगर। ओके, ये फैसला कब हुआ है? 29 जून को हुआ है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस्तीफा देने से ठीक पहले कैबिनेट की मीटिंग की और 2 जिलों का नाम बदलने का फैसला कर दिया। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। कौन कौन से जिले का नाम? औरंगाबाद और उस्मानाबाद। तो औरंगाबाद का नाम औरंगजेब के नाम पे पड़ा हुआ था, तो राज्य मंत्रिमंडल ने उसका नाम संभाजी नगर रखने का फैसला किया। ओके, किसकी सरकार ने लिया फैसला? तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने। ओके, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया 29 जून को, उसी दिन उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की थी और उसी दौरान ये फैसला लिया था। लेकिन ये जो नाम बदलने का जो पूरा मामला है, और कोई भी सरकार अगर नाम बदलने का फैसला लेती है तो उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी होती है। ओके, तो अब ये मामला वर्तमान सरकार अगर चाहेगी तो उसे उस मतलब नाम परिवर्तन के मामले को केंद्र सरकार को भेजेगी और केंद्र सरकार की परमिशन के बाद ही ये नाम लागू हो पाएगा। ओके, तो औरंगाबाद, उसका नाम संभाजी नगर हो जाएगा। संभाजी कौन थे? संभाजी की मूर्ति का फोटोग्राफ ये देख रहे हैं आप। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, मराठा सम्राट थे, और संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत कम समय में उन्होंने 210 से ज़्यादा युद्ध किए थे। औरंगजेब ने उन्हें बड़ी क्रूरता से हत्या करवा दी थी 1689 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने उस्मानाबाद जिले का नया नाम क्या रखने को मंजूरी दी? आंसर होगा धाराशिवा। नाम ध्यान रखना आप, धाराशिवा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु यानी बैक्टीरिया थियो मार्गरीटा मैग्निफिका तो किस देश के द्वीप समूह ग्वाडेलोप में पाया गया है? ग्वाडेलोप द्वीप समूह है, किस देश का है वो? आंसर होगा फ्रांस। ओके, फ्रांस। देखिए, आमतौर पर बैक्टीरिया को सूक्ष्म माना जाता है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, वो कैरिबियन मैंग्रोव का जो दलदल है उस इलाके में ये आता है, ये द्वीप समूह। ठीक है, आगे और बताते हैं इसके बारे में। देखिए, आमतौर पर बैक्टीरिया को बहुत सूक्ष्म माना जाता है और नंगी आँखों से, यानी बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ लिया है जिसे आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 0.9 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर। ये रहा फोटोग्राफ तो जूम करके दिया गया है, लेकिन इस हालत में है ये बैक्टीरिया कि आप उसको देख सकते हैं। कहाँ पर पाया गया है ये बैक्टीरिया? तो मैप के थ्रू ही बताते हैं आपको। दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया, तो उस जगह पर ले चलते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं फ्रांस की ओर। जैसे मैंने बताया था, फ्रांस का द्वीप समूह, तो ये रहा यूरोप में, ये रहा फ्रांस। ओके, लेकिन ये जो द्वीप समूह है ग्वाडेलोप, ये कहाँ है? कैरेबियन रीजन में है। ये रहा यहाँ पर कैरेबियन रीजन, और उसमें यहाँ पर ये द्वीप समूह है। ठीक है, तो वहाँ पर ये पाया गया है। ये फ्रांस का द्वीप समूह है, लेकिन राजधानी पेरिस जो है फ्रांस की, वहाँ से बहुत दूर है। अब देखिए कि फ्रांस यहाँ पर है। ओके, और ये जो द्वीप है वो द्वीप समूह यहाँ पर है। क्या नाम है द्वीप समूह का? ग्वाडेलोप। ये बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका है उसी के बीच में ये कैरेबियन सी है, और ये पूरा इलाका यहाँ का कैरेबियन रीजन कहलाता है। तो इसी द्वीप समूह में मैंग्रोव के दलदल हैं, और ये कैरेबियन मैंग्रोव दलदल क्षेत्र में आता है। यहाँ पर मैंग्रोव, जैसे पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव के जंगल हैं, वैसे ही वहाँ भी मैंग्रोव के जंगल हैं। ओके, आप बात समझ रहे हैं?
तो दुनिया का ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया ये मैंग्रोव की पत्तियों के साथ चिपका हुआ था। मैंग्रोव जंगल इस तरह के होते हैं, तो वहीं पर पत्तियों के साथ वो चिपका हुआ था। और वैज्ञानिक कुछ और रिसर्च कर रहे थे, तभी इस बैक्टीरिया का पता चला। और बैक्टीरिया पता होगा आपको कि वो स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो बैक्टीरिया का नाम है थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका। ठीक है, साइंस जो जर्नल है उसमें भी इसके बारे में प्रकाशित किया गया है पूरी डिटेल में। 11 वैज्ञानिकों की टीम इसमें लगी है। अब कैसे पता चला इस बैक्टीरिया के बारे में, तो रिसर्च पेपर के अनुसार जो उसके जीव वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लीड किया पूरी रिसर्च को, ओलिवियर ग्रोस, तो उनका कहना है कि ये बैक्टीरिया सबसे पहले 2009 में ही देखा गया था ग्वाडेलोप के जंगल में, वहाँ पर कौन से मैंग्रोव के जंगल में। ओके, लेकिन आकार में बड़ा था और आसानी से दिख रहा था, ऐसे में पता नहीं लगा कि ये जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है। लेकिन उसका जेनेटिक एनालिसिस किया गया और इससे पता चला कि वो एक बैक्टीरिया है। अब सवाल है कि इतने दिन क्यों लग गए, क्योंकि शुरुआत में वैज्ञानिकों को ये भरोसा ही नहीं था कि ये बैक्टीरिया हो सकता है। 2009 की बात है और अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। ओके, तो इतने साल बाद फिर वैज्ञानिकों ने ये सोचा, टेस्ट किया, बात हुई, फिर ध्यान वैज्ञानिकों को गया कि इस पर भी हमें देखना चाहिए ये आखिर है क्या। तो पता चला कि वो बैक्टीरिया है। ओके, ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, उसका जूम फोटोग्राफ। अब सवाल है कि बैक्टीरिया इतना बड़ा कैसे हो गया जो हम आंखों से देख रहे हैं। तो जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि अभी पता नहीं है कि ये बैक्टीरिया इतना बड़ा क्यों हो गया, लेकिन ये सोचा जा रहा है कि छोटे जीवों के द्वारा खाए जाने से बचने के लिए इस जीवाणु ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए खुद को एडजस्ट किया और बड़ा कर लिया। ओके, और ये मैं जो कह रहा हूँ बचने के लिए बड़ा कर लिया, ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही बड़ा कर लिया, इसमें करोड़ों साल लगे होंगे। ओके, पीढ़ियाँ लगी होंगी। इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि पिछले साल और इस साल का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है और वो सारे PDF आप ले सकते हैं, एग्जामिनेशन में काम आ सकता है मेंबरशिप के थ्रू। 1 ईयर का मेंबरशिप है, हज़ारों स्टूडेंट ने लिया है, अभी और भी ले रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पास आने वाला है। इस मेंबरशिप के थ्रू 1 साल तक, यानी अभी मेंबरशिप लेते हैं और अगले साल तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है। लगातार अपडेट मिलता रहता है। किस तरह का, तो वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और पिछले साल के भी। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, आप दे सकते हैं, करंट अफेयर्स जांच सकते हैं अपना। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है और इसमें करंट अफेयर्स के अलावा तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के एग्जामिनेशंस के। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है, तो देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 आई है, तो उसके अनुसार वर्ष 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या कितना होने का अनुमान है। आंसर होगा 675 मिलियन, यानी मतलब क्या हुआ, 67.54 करोड़ आबादी केवल शहर में ही हो जाएगी। ठीक है, अभी जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी ज़्यादातर आबादी गाँवों में बसती है, तो उस समय ये हालत होगी कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में शहर में आबादी होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस समय गांव की आबादी शहरों की तुलना में कम हो जाएगी, लेकिन अच्छी खासी हो जाएगी। और 657 मिलियन, इसका मतलब क्या हुआ, 67 करोड़ 54 लाख आबादी हो जाएगी। शहरी इलाकों की बात की जा रही है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, रिपोर्ट आप देख रहे हैं वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है ये। ठीक है, तो क्या क्या अनुमान लगाया गया है इसमें, अनुमान यही लगाया गया है कि आबादी जो है वो बढ़ेगी और 35 तक इतना हो जाएगा। ओके, अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा शहरी आबादी किस जगह पर बढ़ेगी, तो वो चीन होगा। ओके, चीन के बाद इंडिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस संस्थान के रिसर्चर्स ने मानव मस्तिष्क में यानी ब्रेन में कनेक्टिविटी का अध्ययन करने के लिए एल्गोरिदम विकसित किया है। आंसर होगा IISc,
बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ओके, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि अगर कंप्यूटर की भाषा में कहेंगे कि किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को प्रस्तुत करने के लिए एल्गोरिदम किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, पूरा बताया होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है। ओके, तो एल्गोरिदम से बहुत सारी समस्याओं का हम जो काम करना चाह रहे हैं उसका समाधान हो सकता है। मतलब एल्गोरिदम मतलब कि आपको क्या काम करना है, ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वो पूरा एक चेन है एल्गोरिदम का। ओके, तो ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है, तंत्रिका तंत्र जो है, इस तरह के ये जूम करके दिखाया जा रहा है, तंत्रिका तंत्र जो है वो कैसे इंटरलिंक करता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं और कैसे काम करता है वो सब, तो उसका पता लगाने के लिए ये एल्गोरिदम जो है बनाया गया है। ओके, और ये कंप्यूटर पर आधारित है। तो इससे यही पता चलेगा कि कैसे काम करता है दिमाग, क्योंकि ब्रेन जो है ना अभी भी रहस्य है वैज्ञानिकों के लिए, ये बहुत कुछ जानना बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जून 2022 में किस खाड़ी देश की यात्रा की या किस खाड़ी देश का दौरा किया? आंसर का यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। 28 जून को यूएई की राजधानी आबू धाबी पहुँचे और वहाँ के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और बातचीत हुई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें इंडिया आने का भी आमंत्रण दिया, यूएई के प्रेसिडेंट को। ओके, दोनों देशों के बीच में संक्षिप्त बातचीत हुई, रणनीतिक साझेदारी को कैसे आगे विकसित किया जाए उन सब पर बातचीत हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को ये चेयरमैन नियुक्त किया गया है, आईआरएस अधिकारी हैं वो। ठीक है, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो 1986 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी क्या है? तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्रशासनिक निकाय है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इसी के गाइडलाइन पर काम करता है, सीबीडीटी के गाइडलाइन पर ही काम करता है। ओके, और ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक प्राधिकरण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया? इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, किस पहले विधानसभा ने, अब तक पहली बार किसी विधानसभा ने विरोध में प्रस्ताव पारित किया है अग्निपथ योजना की? आंसर होगा पंजाब। ठीक है, तो पंजाब विधानसभा ने 30 जून को, आप न्यूज़ भी देख रहे हैं और मैप में ये रहा पंजाब, 30 जून को ये अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको पेश किया और कहा कि ये देश के युवाओं के साथ एक तरह से धोखा है। ओके, और ये वापस लिया जाना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, और जो पुरानी भर्ती योजना थी उसी के तहत भर्ती कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो पंजाब की बात हो रही है, वहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री बारे में बताया ही मैंने, भगवंत मान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इयोन मॉर्गन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के वो पूर्व कप्तान हैं, कप्तान रह चुके हैं वो, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो उन्होंने 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जुलाई को। ओके, और किसकी याद में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर, सेकेंड, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, तो उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। ओके, 1 जुलाई 1882 यानी 1882 को उनका जन्म हुआ था बिहार में, और मृत्यु भी इसी दिन यानी 1 जुलाई 1962 में उनका निधन हुआ था। ओके, 14 साल तक वो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो उनके दूरदर्शी नेतृत्व
की वजह से उनको बंगाल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है और बेहतरीन चिकित्सक भी कहा जाता है। 1961 में उनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, तो नेशनल डॉक्टर्स डे इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। और इसे कौन आयोजित करता है? तो IMA आयोजित करता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जुलाई को। ओके, 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है, नेशनल भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI उसकी स्थापना के रूप में भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1949 को ICAI के एक्ट को संसद में पास करके उसको स्थापित किया गया था। ओके, तो इसलिए नेशनल CA डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड UFO डे कब मनाया जाता है? UFO का फुल फॉर्म क्या हुआ? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो आंसर होगा 2 जुलाई को। ओके, 2 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। UFO होता है या नहीं होता है? UFO को हम लोग उड़न तश्तरी भी कहते हैं। ओके, चर्चाओं में तो होता है या नहीं होता है, इसको लेकर कोई कंफर्म नहीं है। कभी बातें आती हैं कि उड़न तश्तरी है, UFO है, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर ये साबित नहीं हो पाता है। कई बार दावे किए जाते हैं इसके बारे में। ओके, तो ये दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। मकसद क्या है? दुनिया भर में UFO और एलियंस की मौजूदगी पर बहस हो और सार्वजनिक तौर पर रिसर्च किए जाएं, तो ये है इसका मकसद। ठीक है, तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब कल मिलेंगे सुबह 7 बजे ताज़ा तरीन करंट अफेयर साथ। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाना है आपको और सर्च करना है सरकारी जॉब न्यूज़। ये लोगो दिखाई देगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। और इसके थ्रू मेंबरशिप के जरिए करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाएगी। चलिए अब मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।